दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में एक डील साइन हुई और इसने एक बार फिर से एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 विमान को अमेरिका मदद देने से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। इन दोनों खबरों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए F-16 लड़ाकू विमान कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन अब वही विमान उसके लिए सबसे बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। 1980 के दशक में मिले F-16 ब्लॉक 15 विमान आज 38 से 42 साल पुराने हो चुके हैं और इनके ढांचे की उम्र लगभग खत्म होने वाली है। लगातार उड़ानों की वजह से इन विमानों ने 7500 से 8000 फ्लाइट आवर पूरे कर लिए हैं। अगर समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो 2028 से 2030 के बीच इन सभी विमानों को रिटायर करना मजबूरी बन जाएगी। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से दूरी बनाते हुए तुर्की का रुख किया है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक उच्च स्तरीय दल अंकारा गया और तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के कजान प्लांट में गहरी तकनीकी बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद दो बड़े प्रोग्राम को फाइनल करना था। पहला F-16 के लिए सर्विस लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम और दूसरा एक ऐसा हथियार सिस्टम जो अमेरिकी पाबंदियों से बाहर हो। तुर्की पहले ही अपने F-16 विमानों की उम्र 8000 घंटे से बढ़ाकर 12000 घंटे कर चुका है। उसी तर्ज पर पाकिस्तान के विमानों में भी पंखों के अहम ढांचे, फ्यूजलेस के हिस्से और लैंडिंग गियर को मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि ये सारा काम पाकिस्तान के कामरा स्थित F-16 ओवरहॉल सेंटर में किया जाएगा, जहां तुर्की तकनीकी किट और एक्सपर्ट्स की मदद देगा। इससे पाकिस्तान को अपने पुराने विमानों को अगले 15 से 20 सालों तक उड़ाने का मौका मिल सकता है। इस पूरे सौदे का सबसे बड़ा बदलाव UBS नाम का सिस्टम है। ये एक टैबलेट आधारित हथियार कंट्रोल सिस्टम है जो F-16 के अमेरिकी मिशन कंप्यूटर से अलग काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें लॉकहीड मार्टिन के सॉफ्टवेयर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अब तक सबसे बड़ी रुकावट था। इस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान अपने F-16 पर तुर्की के आधुनिक मिसाइल और बम इस्तेमाल कर सकेगा। UBS लगने के बाद F-16 तुर्की के गोगडोगन लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बोझडोगन शॉर्ट रेंज मिसाइल चला सकेगा। इसके अलावा स्मार्ट बम किट और लेजर गाइडेड हथियार भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। तुर्की खुद अपने F-16 से इन हथियारों का सफल परीक्षण कर चुका है और पाकिस्तान को ये सब सरकार के समझौते में देने को तैयार है, जिसमें अमेरिका की कोई दखल नहीं होगी। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 18 आधुनिक ब्लॉक F-52 F-16 है, जो मुश्किल से एक स्क्वाड्रन बनाते हैं। बाकी बेड़े में पुराने मिसाइल लगे हैं, जिनकी कमजोरी हालिया संघर्ष से सामने आ चुकी है। भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम और सटीक हमलों ने पाकिस्तानी F-16 को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से अब J-10C जैसे चीनी विमान मुख्य भूमिका में आ गए हैं और F-16 पीछे छूट गए हैं। अगर तुर्की के साथ ये समझौता पूरा हो जाता है तो 2029 से 2030 तक पाकिस्तान के पास 40 से 45 अपग्रेडेड F-16 हो सकते हैं। इससे पाकिस्तान को कुछ साल की राहत मिल जाएगी और वह अपनी भविष्य की 5th जनरेशन परियोजना पर ध्यान दे सकेगा। यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मजबूरी है और इससे ये बात भी साबित होती है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को वो मदद नहीं पहुंचा रहा जो पाकिस्तान चाहता है। हाल ही में खबर आई थी $800 मिलियन की मदद अमेरिका करेगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कदम ये दिखाता है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से खुश नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्रांस की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच हुआ नया जॉइंट वेंचर समझौता एक बार फिर भारतीय वायुसेना के हथियार खरीद फैसलों पर बहस खड़ी कर रहा है। दरअसल इस समझौते के तहत भारत में हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड बम का निर्माण किया जाएगा। हैमर एक मॉड्यूलर हथियार है जिसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन दोनों विकल्प मौजूद है और इसे खास तौर पर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यही हैमर हथियार 2016 में हुए राफेल सौदे का हिस्सा नहीं था। उस समय लागत को सबसे बड़ा कारण बताया गया था। वायुसेना इसे महंगा मानते हुए शामिल नहीं किया और इसकी जगह इजराइल के स्पाइस 2000 बम को चुना गया, जो पहले से सेवा में था। उस समय ये फैसला काफी सही माना गया क्योंकि इजरायली बम काफी सस्ता था, लेकिन इसके बाद हालात बदलते चले गए। राफेल विमान तो वायुसेना में शामिल हो गए, लेकिन स्पाइस 2000 का राफेल के साथ
पूर्ण एकीकरण अब तक नहीं हो पाया। इसका सीधा असर वायुसेना की डीप स्ट्राइक क्षमता पर पड़ा। जब जरूरत पड़ी कि राफेल से तुरंत सटीक हमले की क्षमता हासिल की जाए, तब वायुसेना को आपातकालीन खरीद का सहारा लेना पड़ा और उसी हैमर को शामिल किया गया, जिसे पहले लागत के कारण नकार दिया गया था। यहीं से विवाद गहराता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही पूरी प्रक्रिया दीर्घकालिक योजना की कमी को दिखाती है। जिस हथियार को पहले अनावश्यक और महंगा बताया गया, उसी को बाद में आपात जरूरत बताकर शामिल करना सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बहस का दूसरा पहलू भी है। BEL और साफरान के इस जॉइंट वेंचर के समर्थकों का कहना है कि अब हालात अलग है। भारत में हैमर का उत्पादन होने से इसकी कीमत समय के साथ काफी कम हो सकती है, सप्लाई पर भरोसा बढ़ेगा और युद्ध की स्थिति में बाहरी देशों पर निर्भरता घटेगी। इसके साथ ही भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इसके नए वेरिएंट और अपग्रेड भी कर सकेगा। BEL के लिए ये साझेदारी हाई एंड एयर लॉन्च हथियार के क्षेत्र में बड़ी एंट्री है। वैसे राफेल में पहले भी हथियारों को जोड़ने को लेकर सोर्स कोड और फ्रांस के द्वारा इजाजत न देना मुद्दा बना था और यही अब एक बार फिर से उजागर हो रहा है। बहरहाल अब फ्रांसीसी बम भारत में बनेंगे, तब शायद ये परेशानी ना आए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।